सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ अपनी पॉलिटी का अगला चैप्टर शुरू करन जा रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल राइट। जिवें तुसीं पढ़ ही लिया होना। तो जो साडा फंडामेंटल राइट्स आ, पहला तो क्वेश्चन तुसीं एक गल सुनो, इन्हूं स्टार्ट करन तो पहला एक गल दसना चाहता। जिवें गल सिटीजनशिप पढ़िया सीगा, उस च की पढ़िया सीगा कि जिहड़ा सिटीजनशिप आ वो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन च इनकलूडिड आ। एवें पार्ट्स वंडे होए ना कॉन्स्टिट्यूशन के, सानूं डायरैक्ट क्वेश्चन के पेपर में यही आ जाता कि फंडामेंटल राइट किहड़े पार्ट च हैगा, सिटीजनशिप किहड़े पार्ट च हैगा। तो तुहानूं दस्सिया सीगा सिटीजनशिप जिहड़ा हैगा वो सैकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फंडामेंटल राइट्स किसदा है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैं उरे लिखा होया जिवें कि तुसीं देख सकते हो, ठीक है। आ देखो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लीयर? चलो अगे चलते। देखो हुण इनू स्टार्ट करने तो पहला मेरी गल ध्यान नाल सुनो। जो फंडामेंटल साडे राइट्स ने, ये सानू जिहड़े मिले आ ना, ये सानू पहले नेचर वालों दिता होया। तुहानू मैं गल दसां, देखो 12वीं सदी दे विच क्या सीगा, 12वीं या 11वीं सदी दे विच की सीगा, है ना। एक किंग हुंदा सीगा, तो उसने ना एक मैगना कार्टा नाम दे रूल बनाए हुए सी, जिथे सब तो पहला फंडामेंटल राइट्स की गल हुई सी। मैगना कार्टा, उत्थों फंडामेंटल राइट का सिलसिला चलिया कि उस राजे ने सब नूं अधिकार दिता। क्या अधिकार दिते कि किसी नाल आपां ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करना। हर बंदे नूं एजुकेशन लेने का राइट आ, हर इंसान नूं इंपलॉयमेंट लेने का चांसिस आ। मतलब साडे सिटीजनस जो इंडिया दे हैगे उन्हां नूं सानू राइट टू लाइफ आ। ये सारा कुछ पहला ही मैगना कार्टा जो 11वीं 12वीं सदी दे विच किंग ने लिखता सीगा। मतलब किंग ने अपने प्रजा नूं दिता होया सीगा। उत्थों कंसैप्ट चलिया। ब्रिटेन च सीगा राजा, है ना, ब्रिटेन तो शुरू होया सारा काम है। तो फंडामेंटल राइट्स साडे जो कॉन्स्टिट्यूशन च हैगे आ, वो साडे कित्थे तो कित्थे तक आ? किनू किनू पता दसो जरा मैनू। तुहानू पता होगा कि आर्टिकल नंबर 12 तो 35 तक साडे क्या है फंडामेंटल राइट इनकलूडिड आ। समझ आ गया? पहला तुसीं इन्नी गल याद रखनी है। तुहानू 2 क्वेश्चन री करा देते मैं। पहला क्वेश्चन है कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा कि 12 तो 35 तक तुहाडे क्या है फंडामेंटल राइट्स ने। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार साडे। ये फंडामेंटल राइट्स जिहड़े हुंदे आ ना, ये ऐदां दे राइट्स ने साडे, ऐदां दी साडे हत्थ पावर आ कि असी अगर साडा वायलेट हुंदा है ना, मतलब अगर साडा कोई भी सानू कुछ कह दिंदा, अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता तो आपां सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सानू सुप्रीम कोर्ट जाने का हक आ। अगर कोई जिवें कोई क्रिमीनल केस हो गया, है ना, सिविल केस हो गया, तो आपां सुप्रीम कोर्ट डायरैक्ट नहीं जा सकते। सानू पहला हाई कोर्ट दरवाजा खड़काना पैना, उस तो पहला सबऑर्डीनेट कोर्ट भी सिविल लेके जाना पैना। क्रिमीनल वास्ते सानू एक्सी को जाना पैना, हाई कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट्स ऐदां दे राइट्स ने कि असीं डायरैक्टली एससी कोल जा सकते, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट कोल जा सकते हैं। क्लीयर? इस करके ये जिहड़े है इनफोर्सेबल आ। इनफोर्सेबल मतलब कि कोर्ट इनू जस्टिफिकेबल करता है, मतलब सानू जस्टिस आराम नाल मिल जाऊगी। क्लीयर हो गया? ताही तो जो किसी रिलीजियन सेंटीमेंट्स कोई हेट कर दिंदा, मतलब कोई किसी धर्म नूं माड़ा कह दिंदा, तो उहदे बारे केस ठोक दिता जांदा, है ना। क्यों ठोक दिता जांदा? क्योंकि साडे फंडामेंटल राइट 25, है ना, 25 तो 28 तक साडे राइट टू रिलीजन है साडा। ये तुहानू पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ाऊँगा, तुहानू मैं सिर्फ 3-4 राइट ही पढ़ाऊँगा। छोटे छोटे लैक्चर्स रखा, क्योंकि ये जोड़ा फंडामेंटल राइट है ना, थोड़ा स्टैटिकल पार्ट आ, मतलब तुहानू इहदे में रट्टा ज़्यादा मारना पैंदा। क्लीयर? उस तो बाद जी अग्गी पॉलिटी शुरू होगी ना, प्रेजिडेंट इलैक्शनस, वो बहुत ईजी आ, वह एक कंसैप्ट के तौर पर चल पाता, ठीक है। चलो अगे चलते। देखो हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो, आप अगे चलते हैं। देखो आ देखो उरे मैं थोड़े वास्ते चार्ट बनाया होया। देखो होया कि सी कि सानू राइट्स मिले। राइट्स साडे ना 2 तरह के होंदे, एक तो ग्रुप के बेसिस ते मिलते सानू ना, ग्रुप तो ऑन द बेसिस तो ग्रुप जिहड़ी गौरमेंट सानू प्रोवाइड करती है। एक सानू नैचुरली मिले होंदे राइट्स। नैचुरल मतलब गॉड गिफ्टड। क्या इंसान ने, क्या रब ने सानू इक्वल नहीं बनाया? सारिਆਂ ਨੂੰ बनाया ना। हाँ, तो साडा यही जिहड़ा रब ने सानू इक्वल बनाया, यही जिहड़ा आइडिया असी पाता राइट टू इक्वैलिटी च। आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वैलिटी, राइट टू आर्टिकल नंबर 15 राइट टू इक्वैलिटी। ये कित्थे पाता? कॉन्स्टिट्यूशन च। रब बोलो तो पहले ही इक्वल भेजे सानू,
बस असीं दिता। इस करके ना कॉन्स्टिट्यूशन 'ਚ कदे ये नहीं लिखा होया किधरे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा फंडामेंटल राइट्स नूं। उत्थे लिखिया हुंदा बई गारंटी दित्ती हुई है कि तुहाडे वायलेट नहीं होणगे। समझ गए? गारंटी कौन दे रहा, गारंटी किवें दे रहा? क्योंकि कोर्ट पिछे बैठा है, सुप्रीम कोर्ट पिछे बैठा है। अगर साडे फंडामेंटल राइट वायलेट होंदे आ तो पहुँच सकते हैं। आ जो गौरमेंट देते भी ये इंडिविजुअल्स नूं दिते, इंडिविजुअल मतलब एक कल्ले इंसान नूं दिते होए, जिवें तुहानूं पता है कलैक्टिव दिते हुए, जो आ दिते हुए साडे इंडिविजुअल राइट्स सानूं मिले हुए आ, ये सिर्फ इंडिविजुअल वास्ते आ। ठीक है, कलैक्टिव किहदे वास्ते है? पूरी कम्यूनिटी वास्ते है। कम्यूनिटी मतलब अगर हिंदुइज्म वास्ते राइट टू रिलीजन डेफिनेटली है ना ऐसा। तो राइट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर किहड़े नैचुरल राइट्स ते फंडामेंटल राइट। देखो फंडामेंटल राइट्स ना सानू नेचर वालों प्रोवाइडेड है। देखो नेचर ताई तो है ही नेचर वाल है। नैचुरल राइट्स किहड़े जो यूनीवर्सल नेचर आ जे सोशली है ना, तो टैंपोरल किहड़े जो स्पैसीफिक किसी कंट्री विच हुंदे आ और ग्रंटड बाय लीगली सैंक्टिफाइड, मतलब सुप्रीम कोर्ट वालों सानू डायरैक्टली है। देखो सानू इहदे च ना कोई क्वेश्चन नहीं आऊगा, लेकिन कहते होंगे ना कि कभी भी सानू चैप्टर समझने लई ਉਹਦਾ बेस समझना पैंदा। तुहानू बेस समझा रहा, अगर तुहानू इन्हू औखा लग्या पढ़ना तुहानू छड्ड सकदे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तुहानू इह कोई क्वेश्चन नहीं आऊगा। क्लीयर? जो तुहानू दसूंगा तुसीं ओह पढ़ना। देखो हुण मैं तुहानू दसदा, तुसीं आ चीज़ याद रखनी है। हुण आ वाली तुहानू इत्थों क्वेश्चन गिरूंगा। देखो मैं किद्दां बनाया, इंटरस्टिंग बनाई ना जिवें। देखो द राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज, कहते राइट्स फंडामेंटल तो बेसिक राइट्स। क्यों फंडामेंटल राइट्स साडे क्यों आ? क्यों? क्योंकि ये कित्थे मैंशन आ? कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। ते होर क्या रीजन आ? ये जस्टिकेबल आ, मतलब कोर्ट वालों इनफोर्स कर दिते जाओगे। मतलब जो भी तुसीं सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट ना नहीं करूँगा कि मैं नहीं करना। अज फंडामेंटल राइट्स इन्ने पावरफुल ने, अगर कोई गौरमेंट भी साडा वायलेट करदी, गौरमेंट खिलाफ भी केस ठोक सकते हैं। इन्ने वधिया होंदे। मतलब फंडामेंटल राइट्स एक तरह गौरमेंट दे उपर नैगेटिव आ, अपने वास्ते पॉजिटिव आ। समझ आ गया? जिमें DSPS हो गया है ना, डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स हो गए अपने, वो पार्ट 4 अगले पढ़ाऊँ, अगले चैप्टर से पढ़ाऊँगा थोड़ा मैं। जो पढ़ाने हैं थोड़ा वैसे कई पता नहीं होना क्या होंगे, लेकिन वो ना हमेशा वो चीज़ां लिखी होनी जिनमें जिस दे थ्रू स्टेट रूल करूँगी, है ना। तो उत्थे स्टेट पावरफुल रही थोड़ी जी, उरे असी पावरफुल आ। एक इंसान, मैं भी, तुसी, इकल्ला इंसान भी पावरफुल है इत्थे। क्लीयर हो गया? तो तुसी आ चीज़ याद रखनी है। फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मैंशन है तो जस्टिकेबल है। क्योंकि पेपर में आ जाता है कि जस्टिके बई फंडामेंटल राइट्स क्यों है, तो बिकॉज बाकी ऑप्शन देते होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जस्टिकेबल वाला आंसर है। ठीक है, ओके अगे चलते। देखो मेरी गल ध्यान सुनो। आर्टिकल नंबर 12 हम स्टार्ट करते हैं, 15 तक अभी पढ़ांगे अज। आर्टिकल नंबर 12 क्या कहना? देखो आर्टिकल नंबर 12 च ना कुछ नहीं लिखा, सिर्फ स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है भी स्टेट है क्या। मेरी गल ध्यान नाल सुननी है। तुहानूं पता, तुसीं अज तक यही सुनिया होना कि जिहड़ा स्टेट वर्ड है ना, वो जिमें अपने राज्यां नूं कहा जाता, जिमें पंजाब हरियाणा, नहीं, ये स्टेट और इस स्टेट च फर्क आ। वो ना स्मॉल एस वाला हुंदा। तुसीं गल इस समझनी है। तुहानूं इन्ने बरीकी चीज़ां नहीं पता होनियां अज तक, है ना। स्मॉल एस वाली जो चीज़ लिखी जाती है वो उन्हां स्टेट्स की गल करी जाती है जो क्या है साडी राज है। लेकिन जो कैपिटल एस दे विच आपां लिखते हैं ना द स्टेट, द लिख के मुरे द वर्ड पाया ना, द लिख के, तो यदा मतलब होंदा कि द स्टेट की आ जिस च गौरमेंट आ रही है। तुसी गौरमेंट की मशीनरी आ रही है, तुसी कल गौरमेंट जॉब लग गए, तुसी भी इस स्टेट जो डेफिनेशन लिखी तुसी भी इहदा हिस्सा हो जाओगे। तब जे तुहानूं कभी भी क्वेश्चन ऐदा आंदा कि स्टेट की डेफिनेशन किहड़े आर्टिकल च लिखी हुई, तो आर्टिकल नंबर 12 च लिखी हुई है। आ सारा लिखा होया। देखो गौरमेंट, लैगिसलेचर, स्टेट्स, ऑल लोकल गौरमेंट्स किहड़ियां अपनियां, पंचायत हो गई ना, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गई सिटीज़ दे विच, ये सारी। ठीक है, तो तुसी बस इन्ना याद रखना, ज़्यादा दिमाग ते लोड नहीं पाना कि आर्टिकल नंबर 12 स्टेट की डेफिनेशन दसदा। ठीक है, आई गल समझ? हुण अगे देखो। हुण देखो आर्टिकल नंबर 13, उरे शायद मैं लिखा नहीं, मैं एक मिनट लिख दिंदा उरे, तुहानूं आसानी होगी। ठीक है, इत्थे एक मिनट रुको, थोड़े लिए मैं लिख दिंदा ताकि तुहानूं बिल्कुल भी हो ना होवे।
आ देखो हम मेरी गल ध्यान नाल सुनो, होया कि हुण आपां आर्टिकल नंबर 13 करना है। 12 समझ गए कि स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है। देखो 13 च की है, 13 च ना होया की है कि साडा जदों देखो तुहानूं जिवें सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि साडा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ लागू होया ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ पूरा हो गया सी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अडॉप्ट हो गया सी, जिवें कि तुहानूं मैं पढ़ाया सी पिछली क्लासिस दे विच, है ना। तो 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ लागू हो गया सी। लेकिन लागू होने तो पहला भी तो कोई लॉ होना ना, क्योंकि कंट्री विच अगर लोगों को हैंडल करना है गौरमेंट ने, तो देखो गौरमेंट तो देखो तुहानूं दस्सिया सी मैं कि 1951 और 52 जनरल इलैक्शन होए सी। उदों पहला कौन राज करदा सी? कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली, जो तुहानूं पहले चैप्टर च पढ़ाया। कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली राज करदी सी, ठीक है, तो उही सब कुछ अगे हैंडल करदी सी। उन्हें कोई लॉ बनाए होने हैं, ठीक है, तो वो लॉ जिहड़े बनाए आ उन्होंने, वो लॉ की करदे सी कि वो लॉ नूं आर्टिकल नंबर 13 च घेरिया गया तो कहा गया कि जिहड़े लॉ कॉन्स्टिट्यूशन दे लागू होने तो पहला सी ना, अगर वो लॉ रख लिते जाणगे, लेकिन फ्यूचर च अगर उन्होंने कोई भी कमी लगी, मतलब अगर साडे फंडामेंटल राइट्स जिहड़े सानूं मिले हुए हैं, सपोज करो राइट टू इक्वैलिटी मैनूं मिले, अगर उन्होंने वो हेट करते हैं, मतलब उन्होंने ठेस पहचानते हैं जिहड़े पुराने लॉ सी, तां वो क्या हो जाणगे, वो इनकंसिस्टेंट हो जाणगे ते वाइड, मतलब खत्म कर दिते जाणगे। खत्म, बिल्कुल ही खत्म। समझ गए? मैं दोबारा समझांदा कि आर्टिकल नंबर 13 च दो तरह चीज़ां लिखियां होईयां। एक तां वो लॉ जिहड़े 1950 दे पहलां सी, मतलब साडे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने तो पहलां। एक वो लॉस जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने तो बाद दे, जिहड़े पहलां दे लॉ ने कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने तो पहलां दे, वो लॉ जिहड़े हैगे आ ओह की हो जाणगे, ओह वाइड हो जाणगे अगर वो अज जिहड़े साडे अज साडे फंडामेंटल राइट्स ने अगर उन्होंने वायलेट करते हैं। क्लीयर? वायलेट मतलब हुंदा कि ठेस पहुँचानी, है ना, मतलब अगर उन्होंने अनलागू कर दिया, ठीक है। हुण देखो दूसरी गल, हुण कुछ लॉ वो भी ने ना जिहड़े बाद च आए आ। देखो उरे ना अगर असी IAS IPS बारे पढ़ते होंगे ना, थानू मैं डिटेल समझाना सी ना, उरे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यह जी चीज़ां लगदी हैं। मैं थानू एक बार समझा दिंदा। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की हुंदा कि अगर अज कोई गौरमेंट कोई लॉ बनाती है, 1950 के बाद की गल करदा, पहलां वाली तुहानू दसदी हुई है मैं, अज लॉ बनाती है तो अगर वो साडे फंडामेंटल राइट नूं वायलेट करती है ना, तो असी ये कह रहे भी कोर्ट ने खारिज करते ना, मतलब खत्म करते हो भाई, गौरमेंट का रद्द करता ऑर्डर। लेकिन थानू पता वो पूरी तरह ऑर्डर रद्द नहीं होंदा हैगा। वो क्या करा जाता कि जिवें एक्लिप्स क्या होंदा, सूरज ग्रहण, है ना, ग्रहण नूं कहंदे आ। ये जिहड़ा साडा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पिछे लुक जाते हैं लॉ, ठीक है, पिछे लुक जाते हैं। तो कभी भी फ्यूचर च अगर दोबारा लग्या गौरमेंट नूं कि हुण दोबारा फिर असीं लागू कर सकते हैं, तो क्या होंदा कि जिहड़ा ग्रहण लाया हुंदा उस लॉ के उपर, ठीक है, अदर लैंगुएज आ इहदी, मैं अपने कोल नहीं कुछ कह रहा, है ना, तो हटा दिता जाता तो लॉ फिर लागू हो जाता, ऐदा हुंदा। लेकिन अगर हुण एक हुंदी डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, है ना, उस की हुंदा कि अगर किसी भी आर्टिकल दे लॉ, कोई भी फंडामेंटल कोई लॉ अज गौरमेंट बनाती है, अगर उससे कुछ अंश, अगर थोड़े बहुत अंश भी लॉ के सही होए तो अडॉप्ट कर ले जाने, तो जिहड़े जिहड़े साडे राइट्स नूं वायलेट करते होणगे उन्हां नूं हटा दिता जाना। समझ गए? तो ये आर्टिकल नंबर 13 च लिखा होया, ठीक है। आ देखो, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे द राइट्स। स्टेट मतलब गौरमेंट कोई ऐदा दा लॉ नहीं बना सकती जिहड़े साडे राइट्स नूं क्या कर देवे, खत्म ही कर देवे, है ना। गल क्लीयर होगी? हाँ जी। सो ये चीज़ां ने। हुण देखो हुण की हो गया कि थोड़ा जिहा आपां चंगी तरह समझ देखो इस चीज़ नूं। वो किहड़े लॉ ने, अगर कोई ऑर्डीनेंस आंदा है, ऑर्डीनेंस जिवें अपना फार्म लॉ बिल आया, बाय लॉ रूल आंदा, रेगूलेशन आंदा, नोटिफिकेशन आंदा, अगर
कोई भी है वो ख़त्म कर दिता जाना। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस ओके। ਹੁਣ देखो सो जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बोलिया सारा उरे लिखिया होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पढ़ लिया जाना ठीक है। ਹੁਣ सब तो इंपॉर्टेंट की है देखो इतों छोटे थोड़े सब तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये दो ने। ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਊਂਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 13 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 50% ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਕਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗਲਿਪਸ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਚੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਆਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲੇਕਿਨ ਆਰਮੀ ਉਰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਐਨਡੀ ਉਂਡੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 14 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 14 ਕੀ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆ ठीक है कि गौरमेंट ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੁਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦੇ। ਉਰੇ ਹੁਣ ਪਰਸਨ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਪਰਸਨ ਨॉट ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਵਰਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਪਰਸਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ में ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਪਰਸਨ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਲਾਅ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ ਕਿ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਾਅ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਬਿਫੋਰ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ SC STs ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ EWS ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ EWS ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ BCs OBCs ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਆ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਰਾਬਰ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 14 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ 15 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾ ਨਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸੈਪਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਜ਼ਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ ਹੋ ਗਈ ਉਰੇ? ਗਿਆ ਹੋ ਗਈ? ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ? ਹੋਈ ਓ ਨਹੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਅ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡੀਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ IAS ਦੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਪਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਅ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
क्योंकि पॉजिटिव इसलिए कहा गया क्योंकि इस दे नाल असी सब नूं इक्वली प्रोटैक्शन दे सकते लॉ की। अगर कल नूं किसी बंदे का कुछ हमला होंदा तां उसनूं सिक्योरिटी दे दी जाती है, तो लॉ दा सब नूं इक्वल प्रोटैक्शन। क्लीयर हो गया, समझ आ गया। इक्वल प्रोटैक्शन लॉ किद्दां हो गया कि जिहड़े फंडामेंटल राइट गरीब बंदे दे है ना, वो एक अमीर बंदे दे भी है। इनू कहते पॉजिटिव कंसैप्ट। क्लीयर हो गया। हुण मेरी गल ध्यान, जिहड़ा नैगेटिव कंसैप्ट है असीं कित्थों लिता। देखो पेपर 'च पुछ लिया जाता कि इक्वैलिटी बिफोर द लॉ किहड़े देश तो लिता। तुहानूं जिवें दस्सिया सी मैं स्टार्टिंग 'च कि साडा कॉन्स्टिट्यूशन असीं सब तो ज़्यादा चीज़ां असीं होर देशां तो चक्कियां वधिया वधिया, ठीक है। ये असीं लिता कित्थों, यूके तो। ब्रिटेन अपना आड़ी जिसने साडे ते राज कीता, यूके ते अंग्रेज़ां ने साडे ते राज कीता, ठीक है। पॉजिटिव असीं कित्थों लिता अपना ट्रंप, USA, ठीक है। USA तो ट्रंप जिंदाबाद है ना, USA तो लिता। आगे समझ एनी गल तुसीं याद रखनी है जिन्हें मैं तुहानूं समझाया। जिन्होंने नहीं समझाया बार बार रिपीट करके देखना, ठीक है। अगे देखो हम जो मैं बोलिया सारा कुछ लिखा हुआ है। देखो मैं तुहानूं बहुत वाली चीज़ें बनाई हुई है। देखो आर्टिकल नंबर 14 इक्वैलिटी बिफोर लॉ भी हैगा और इक्वल प्रोटैक्शन लॉ भी हैगा। इक्वैलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि ऑल द पर्सन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नज़र सारे बराबर ने। नो मैन इज अबव द लॉ के उपर कोई बंदा नहीं है। उरे की है कि सारे बंदियां इक्वल ट्रीट करना, इक्वल सर्कमस्टांसिस। अनइक्वल आर टू बी ट्रीटेड अनइक्वली। जिहड़े अनइक्वल है उन्होंने अनइक्वल ही ट्रीट करना, जिहड़े इक्वल है उन्होंने इक्वल ही ट्रीट करना। ये इज द कंसैप्ट है, ठीक है। ये तुहानूं पढ़ा दिता होया पिछे में नैगेटिव पॉजिटिव वाला काम, तो तुसीं अगे इहनूं पढ़ दिओ, ठीक है। अगे देखो आ देखो मुझे लिखा होया कि इक्वैलिटी बिफोर लॉ कित्थों लिता होया, ब्रिटेन तो लिता होया। एक गल तुसीं याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ। बच्चे ये अद्धे बच्चे नूं आंदा ही नहीं होंदा कि रूल ऑफ लॉ असीं किहड़े बंदे ने क्वाइन की टर्म, इन्हें की है A.V. डाइसे ने। ये तुसीं याद रखनी है, बहुत लोगों नूं पता नहीं इस बारे, ठीक है। इनू रट लेना लाइन नूं, ओके। मैं तां ही उन्होंने एक बार उन्होंने बोल्ड किया वा है, ठीक है। इन्होंने बोल्ड किया, देखो मैं क्लीयर। हुण देखो क्या हो रहा कि इक्वैलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हो गया, एबसेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, है ना। आर्बिट्री पावर मतलब की हुंदा कि अपनी जिहड़ी पावर आ उन्होंने गलत यूज़ करना। हुण अगर लॉ की नज़र सारे बराबर हुई, मतलब क्या हो गया कि इच की है एबसेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, मतलब गौरमेंट अपनी पावर नूं गलत यूज़ नहीं कर सकती। इक्वैलिटी बिफोर लॉ दैट इज़ इक्वल सबजैक्शन ऑफ ऑल सिटीजनस टू द ऑर्डनरी लॉ एंड लैंड, मतलब जिन्ने भी लॉ साडे देश विच बननगे वो सब ते बराबर लागू होणगे। यही हो गया ना, तो मतलब तो यही हो गया ना इक्वैलिटी बिफोर लॉ दे सारे बराबर होणगे। ये तभी पॉसीबल है अगर साडे देश जिन्ने भी लॉ बननगे वो सब दे उपर बराबर लागू होणगे, ठीक है। आया समझ, ओके। एक होर चीज़ लिखी हुई इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ लॉ, है ना। ये पॉजिटिव कंसैप्ट है, कित्थों लिता आप USA तो। क्लीयर। देखो ये आने दे नाल रिजर्वेशन आई किदां, देखो कहंदे जे तुसीं क्लासीफिकेशन करनी है लोकां दी तो रीजनेबल होनी चाहिए। उत्थे लिखा भी सी ना भाई अनइक्वल ट्रीटेड अनइक्वल, है ना। इक्वल करना, अगर इक्वल प्रोटैक्शन ऑफ लॉ दूंगे तो यह मतलब क्या है कि अगर जो SC/ST हो गए उस समय की गल आ, देखो उस समय क्या सी ना, देखो मैं तुहानूं एक गल दसदा। देखो साडे देश दे विच ना जिहड़ा बाबा साहब अम्बेडकर सी ना, उन्होंने ना जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा वो लिखा बई जिन्होंने रिजर्वेशन दी गई हुई है उन्होंने इकनॉमिकल बेसिस ते नहीं मिली हैगी, मतलब कोई अमीर है ना उस गरीब उस बेस ते नहीं मिली हुई, वो मिली भी सोशली। क्योंकि साडे पुराने समय दे विच इन्ना ज़्यादा अत्याचार होया है इस कास्टिज़ के उपर कि ये कास्टिज़ नूं दर्जा दिता सी उच्चा साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, ठीक है, कि उन्हां नूं क्या दे दो रिजर्वेशन, पर ऑन द बेसिस ऑफ सोशली नॉट इकोनॉमिकली। क्लीयर। अज भी बहुत लोग इन्हों गलत मत बोल देंगे है, इस करके ये तो रहनी हो रहनी है रिजर्वेशन वास्ते, ठीक है। तां दित्ती जाती ताकि समाज विच सोशल मतलब होंदा समाज विच ये सब इन लोगों के बराबर उठ सकन, अगे वध सकन।
ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਡਿਫ ਸਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਬਲ ਡਿਸਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਆ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਨਇਕੁਅਲ ਨੂੰ ਅਨਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੇਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਰੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 14 ਕਲੀਅਰ? ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਇਨ ਦਿਸ ਲਾਈਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 15, ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਵ ਏ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 15, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਔਰ ਰਿਲੀਜਨ, ਰੇਸ, ਕਾਸਟ, ਸੈਕਸ ਪਲਸ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਦਾਂ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਊਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੇਸ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਐਸੀ ਉਸਦੀ। ਸੈਕਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ। ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਆਲ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦੇ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ, ਹੋਟਲ, ਸ਼ਾਪਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਆ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਥਿੰਗ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦ ਸਟੇਟਸ ਫਰੋਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ? ਸਮਝੇ? ਓਕੇ। ਆਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ 93 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ 93 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 93 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ SC ST ਔਰ BC ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਏਡਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਨ ਏਡਡ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SC ST ਔਰ BC ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਉਰੇ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ, SGPC ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ SC ਨੂੰ ਲੱਗ ST ਨੂੰ ਲੱਗ ਸੀਟਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 15 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 27% ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ OBC ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ OBC ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ, ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ 'ਚ OBC ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ
27%, लेकिन वो क्रीमी लेयर तो थले होने चाहिए। समझ आ गया? क्रीमी लेयर क्या होंगी हुण सानूं पता ही होना कि इनकम एक तय कर दी जाती जी साल की इनकम इन्नी, अगर वो उपर कोई आंदा तो उन्होंने रिजर्वेशन नहीं लगती। ठीक है, देखो आ एक करंट का टॉपिक सीगा, मैं विच ही इंक्लूडिड किया। अपना 103वां अमेंडमेंट एक्ट होया सीगा, है ना, 2 साल हो गए वैसे इनू होए नू, लेकिन हाल तक क्वेश्चन पेपर आया नहीं, तो आ सकता। तो एक ना EWS सुनिया होना, जोड़े बॉर्डर एरिया के कोल लोग रहिंदे आ उन्होंने रिजर्वेशन दी गई। कितनी दी गई हुई है? 10%, सिर्फ 10% रिजर्वेशन दी गई। कितनी? 10%। तुसीं गल याद रखनी है। इकनॉमिकल वीकर सैक्शन, इसका मतलब EWS नू एक कौन दसूँगा? स्टेट दसूँगी सेंटर नू टाइम टू टाइम उनकी फैमिली इनकम के बेस पर तो उन्होंने इकनॉमिकल डिसएडवांटेज। अगर मतलब कोई बंदा बॉर्डर एरिया से रह रहा, अगर वो इनकम बहुत घट आ फैमिली की, तो वो वास्ते एक कोटा दिता गया गौरमेंट जॉब्स वास्ते, किते एडमिशन लेनी उस वास्ते। समझ आ गया? तो अज दी इन्ना बहुत आ, तो तुसीं इनू पढ़ना है। तो मैं अज इनू विच ही पवा दांगा। अज ये वाली जी स्लाइड आ सारी सारी सिटीजनशिप की स्लाइड है, इन्होंने कट्ठे मिक्स करके मैं अज ही पवा दांगा, तुसीं डाउनलोड कर लियो। तो इन्होंने ध्यान नाल पढ़ना है। तो हो सकिया तो जल्दी तो जल्दी जोड़ा है मेरे चैनल सबसक्राइब तो शेयर कर दो, लाइक जरूर करे करो वीडियोज़ नू, तो पूरा पूरा देखे करो, नॉट स्किप ना करे करो, थोड़े भले वास्ते ही है। फ्री कोर्स चलाया गया, इसका फ़ायदा चक्को, बहुत ही वधिया कंटेंट आ। तुहानूं बार बार मैं गल कह रहा कि तुसीं MCQ तो पढ़ना बंद करना। ਜਿਹੜੇ चैनल MCQ थ्रू पॉलिटी करा रहा बहुत गलत करा रहा, रट्टा मारन की कोई लोड़ नहीं हैगी, तुसीं सिर्फ याद रखना सब कुछ, इंपॉर्टेंट चीज़ां ही मैं इंक्लूडिड कर रहा। ठीक है, सो आपां अगली वीडियो 'च मिलते हैं, तो तद तक धन्नवाद। ठीक है।